हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम धारिता से संबंधित ये टॉपिक को आगे कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पृथ्वी की धारिता। तो प्यारे विद्यार्थियों, धारिता का आपने फॉर्मूला ज्ञात किया, विलगित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात की। आज हम समझ रहे हैं कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद्यार्थियों। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। पृथ्वी की धारिता, आपने पृथ्वी की धारिता का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या समझा था प्यारे विद्यार्थियों? C बराबर क्या था? 4πε0 कैपिटल R। इनको और क्या लिख सकते हैं? उनको C बराबर 4πε0 को लिख सकते हैं 1/k, यानी ये हो जाएगा R/k। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? R/k। ये फॉर्मूला हो गया। अब हमें पृथ्वी की धारिता ज्ञात करनी है, तो अब इसमें वैल्यू रख लीजिए। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो क्या होगी विद्यार्थियों? पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या होगी R बराबर वो होगी 6600 किलोमीटर। लेकिन हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखोगे? 6600 गुणा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1000 मीटर। तो टोटल क्या बनेगा? 66 गुणा 10 की पावर 3 और 2 5 घात हो जाएगी। वो किस में आ जाएगा? मीटर के अंदर। ये क्या प्राप्त हो गई? इनकी त्रिज्या। के की वैल्यू आपको पता है, समानुपाती नियतांक है, वो होगा 9 गुणा 10 की पावर 9। 9 गुणा 10 की पावर 9। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा विद्यार्थी? तो हमें प्राप्त होगा C बराबर R की वैल्यू है वो क्या है? 66 गुणा 10 की पावर 5 और अपॉन में क्या होगा? K, यानी 9 गुणा 10 की पावर 9। अब यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 की पावर कितनी बचेगी? 4, वो ऊपर जाएगी। तो 66 में 9 का भाग दोगे तो कितना होगा विद्यार्थियों? 66 में 9 का भाग देंगे तो 7 बार भाग जाएगा। 63 होंगे, शेषफल 1 बचेगा। अब भाग नहीं जाएगा तो यहां पे लगेगा पॉइंट, यहां पे 0। 9 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। फिर शेषफल और कितना बचेगा? 1, यानी और 1 बार भाग जाएगा। ऐसे और भाग जाता रहेगा। और इनटू में क्या होगा? 10 की पावर -4। 10 की पावर -4 क्यों होगा विद्यार्थियों? क्योंकि यहां से आप देख सकते हैं कि 10 की पावर ये 5 है और 10 की पावर 9 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 10 की पावर 4 बचेगी हर के अंदर, वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा। अब इनको और क्या लिख सकते हैं? यानी ये पॉइंट हटाओगे, जब ये पॉइंट राइट हैंड साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड में जितने अंक जाएगा उतनी घात क्या होगी? उतनी घात क्या होगी विद्यार्थियों? कम होगी। यानी ये हो जाएगा 711 गुणा 10 की पावर -2, 2 और कम हो जाएगी। यानी ये C बराबर क्या होगा? 711 गुणा 10 की पावर -6। और 10 की पावर -6 को क्या लिख पाओगे? तो ये हो जाएगा 711 माइक्रोफेरेड। क्या होगा विद्यार्थियों? जो धारिता का मात्रक है फेरेड, लेकिन 10 की पावर -6 को क्या लिखोगे? माइक्रो लिखोगे। तो पृथ्वी की धारिता क्या होती है? 711 माइक्रोफेरेड। ये बहुत ज्यादा होती है प्यारे विद्यार्थियों। चलो नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं क्या है कि पृथ्वी की धारिताएं वो अनंत क्यों माना जाता है? कि पृथ्वी की धारिताएं वो बहुत ज्यादा हैं, यानी ये 711 गुणा 10 की पावर -6 यानी माइक्रोफेरेड वो बहुत ज्यादा हैं। तो इनका आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? पृथ्वी की धारिता अनंत क्यों मानी जाती है? क्योंकि पृथ्वी एक विशालकाय, आप आवेशित गोला मान सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी बहुत ज्यादा या बहुत सारे आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता रखती है। क्योंकि आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। तो यहां पे क्या लिखोगे? पृथ्वी की धारिता अनंत क्यों मानी जाती है? क्योंकि, यानी इसका कारण क्या होगा?
इसका कारण यह होगा कि पृथ्वी अनंत आवेश की मात्रा को, पृथ्वी अनंत आवेश की मात्रा को ग्रहण करने की क्षमता रखती है। अनंत आवेश को ग्रहण करने की क्षमता रखती है, अतः इसकी धारिता क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। और पृथ्वी का जो विभवांतर है वो भी आप क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी का विभवांतर शून्य होगा। विभवांतर शून्य होगा तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि C बराबर क्या होता है? Q/V। जब यहाँ पे V का मान 0 है तो क्यूब में 0 का भाग देंगे, यानी धारिता क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। पृथ्वी का जो विभवांतर है वो बहुत कम होता है, अर्थात विभव क्या माना जाता है? विभव शून्य माना जाता है। तो पृथ्वी का जो विभव है वो शून्य माना जाता है, क्योंकि विभवांतर बहुत कम है, विभवांतर लगभग 0 के नजदीक है। जब विभव शून्य है पृथ्वी का तो फिर उसकी धारिता क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी पृथ्वी बहुत ज्यादा मात्रा में आवेश ग्रहण करने की क्षमता रखती है। पृथ्वी की धारिता के क्या अनुप्रयोग हैं? भाई क्या उपयोग है कि पृथ्वी आवेश को ग्रहण कर लेती है, तो इसका क्या उपयोग होगा? आपने एक नाम कभी सुना होगा, ग्राउंडिंग, या भू संपर्कित भी कह सकते हैं इनको। भू संपर्कित में इसका उपयोग होता है। यानी यदि शॉर्ट सर्किट होता है उस कंडीशन में ग्राउंडिंग कर दिया जाता है, यानी जो आवेश यदि फैल जाते हैं अवांछित रूप से तो उनको जमीन के अंदर ग्राउंडिंग कर दिया जाता है, ताकि फैले हुए आवेश भूमि के अंदर चले जाए, ताकि उस उपकरण में कोई हानि न हो। तो किसके रूप में इसका उपयोग करते हैं? ग्राउंडिंग के रूप में या भू संपर्कित के रूप में पृथ्वी की धारिता का एक अनुप्रयोग है। नेक्स्ट, संधारित्र क्या होता है? देखो, आपने धारिता के बारे में पढ़ा कि धारिता क्या होती है? कोई आवेशित या चालक पदार्थ द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है धारिता। लेकिन हम क्या कह पा रहे हैं यहाँ पे कि संधारित्र क्या है, कैपेसिटर क्या होता है? संधारित्र का सबसे पहले आप यहाँ पे उपयोग भी देख सकते हैं। संधारित्र का क्या उपयोग है? जो संधारित्र का उपयोग है आवेश और ऊर्जा को संग्रहित करने में। यदि आवेश को इकट्ठा करना है, जैसे चैल होता है, वो भी क्या होता है? उसमें आवेश एकत्रित होते हैं। तो आवेश और ऊर्जा को संग्रहित करने में, विद्युत पंख, टेलीविजन, कंप्यूटर इत्यादि में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी इनका उपयोग किया जाता है संधारित्र का, और विद्युत फिल्टरों में। इनको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, लेकिन संधारित्र होता क्या है पहले ये समझेंगे, फिर संधारित्र का क्या सिद्धांत है उनको डिटेल में समझेंगे विद्यार्थियों। संधारित्र का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा डिवाइस जिनका आकार बढ़ाए बिना, भाई कोई ऐसी भी बैटरी होती है जो छोटी दिखती है लेकिन उसकी पावर ज्यादा होगी, यानी आवेश ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होगी। तो संधारित्र का मतलब ये हो गया कि किसी डिवाइस या उपकरण का आकार बढ़ाए बिना, आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाना, यानी उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना, आवेश ग्रहण करने की कैपेसिटी को बढ़ाना। तो लिखते हैं यहां पे कि संधारित्र क्या होता है। ऐसा उपकरण जिसके आकार में बिना कोई परिवर्तन के ऐसा उपकरण जिनके आकार में बिना कोई परिवर्तन के धारिता बढ़ा सकते हैं, बिना आकार में कोई परिवर्तन के धारिता बढ़ा सकते हैं,
संधारित्र कहलाता है। संधारित्र कहलाता है, यानी उसके आकार में कोई चेंजिंग नहीं करना है और उसकी धारिता को बढ़ाना है, ऐसा उपकरण क्या कहलाएगा? संधारित्र कहलाएगा, कैपेसिटर कहलाएगा। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है। यदि संधारित्र के सूत्र की बात की जाए तो उनकी धारिता का सूत्र होगा, संधारित्र एक डिवाइस है, लेकिन उनका सूत्र क्या होगा? C बराबर Q अपॉन V। वही आपने पहले क्या पढ़ा था कि इसको दिया गया आवेश और विभव में हुई वृद्धि का अनुपात क्या कहलाता है? धारिता कहलाती है। तो अब हम बात करेंगे संधारित्र की धारिता की, यानी संधारित्र क्या है भाई? ऐसा डिवाइस है जिनके आकार में कोई चेंजिंग नहीं करोगे, केवल धारिता को बढ़ाओगे। अब यहां पे संधारित्र का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, उनको अच्छे से समझते हैं प्यारे विद्यार्थियों। संधारित्र का जो सबसे पहले का संधारित्र अलग अलग आकार के बनाए जाते हैं, लेकिन हम कौन से पढ़ेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र को डिटेल में पढ़ेंगे विद्यार्थियों। सबसे पहले एक संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है वो लिख लेते हैं। संधारित्र का सिद्धांत का मतलब क्या है, आप डायग्राम की सहायता से समझेंगे इनको। संधारित्र का क्या सिद्धांत है? सबसे पहले ये एक प्लेटें हैं और यहां पर संधारित्र का सिद्धांत का मतलब क्या है, इसमें एक प्लेट ए है और दूसरी प्लेट बी है। अब अच्छे से शुरुआत से समझना प्यारे विद्यार्थियों। एक प्लेट ए है, दूसरी बी है और पहले पर आवेश विद्यमान है, वो है पॉजिटिव चार्ज। यानी ये कौन सी प्लेट है? ये प्लेट है धनावेशित प्लेट। ये धनावेशित प्लेट है और इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये कौन सी हो गई? उदासीन। क्या हो गई? उदासीन, या इसको क्या कह सकते हैं? अनावेशित। अनावेशित प्लेट। यानी एक तो कौन सी प्लेट है? धनावेशित प्लेट है। ऐसी प्लेट है जो क्या है? समतल है, प्लेन, और उसके ऊपर धनावेश विद्यमान है, सतत रूप से फैला हुआ है आवेश। और दूसरी क्या है? न्यूट्रल प्लेट है, यानी उदासीन है, जिस पर कोई आवेश नहीं है। अब यहां से बात की जाए तो ये वाले पॉजिटिव चार्ज के कारण प्रेरण विधि से इनको जब इन ए प्लेट के पास में बी प्लेट को लाया जाए तो कौन सी विधि से? प्रेरण विधि से इनको पास में लेके आएंगे तो ये उदासीन प्लेट पर भी आवेश क्या होगा? आना स्टार्ट हो जाएगा, या इसके अंदर विद्यमान पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। ये प्रारंभिक प्रक्रिया है। यानी एक धनावेशित प्लेट के पास में एक उदासीन प्लेट लाई जाए तो फिर क्या होगा? प्रेरण द्वारा क्या होगा? प्रेरण द्वारा ये ए प्लेट, ये बी प्लेट, इस पर तो क्या है? इस पर है पॉजिटिव चार्ज। प्रेरण द्वारा इनके आंतरिक भाग पर तो क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। लेकिन इसके बाह्य पृष्ठ पर, इनके बाहरी सतह पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। एक धनावेशित प्लेट के पास में उदासीन प्लेट या अनावेशित प्लेट को लेके आएंगे तो प्रेरण विधि द्वारा इस उदासीन प्लेट के आंतरिक भाग पर नेगेटिव चार्ज और बाह्य भाग पर या सतह पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। जी हाँ। अब यहां पे ये बोल रहे हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कीजिए? ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग का मतलब क्या है? इनको भू संपर्कित कीजिए ताकि ये पूरे पूरे पॉजिटिव चार्ज प्लेट बी पर विद्यमान है वो भूमि के अंदर चले जाए। जी हाँ। अब यहां पे जब ग्राउंडिंग करेंगे तो उस कंडीशन में
इस पर तो पॉजिटिव चार्ज, यानी ए प्लेट पर पॉजिटिव, बी प्लेट पर प्योर नेगेटिव चार्ज विद्यमान हो जाएगा। मान लेते हैं इनके मध्य की जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस डी मान लेते हैं। अब यहां से इनका सिद्धांत क्या प्राप्त हुआ वो समझा रहे हैं वापस प्यारे विद्यार्थियों। यानी संधारित्र का क्या सिद्धांत है, सिद्धांत यहां पे लिखना पड़ेगा विद्यार्थियों। तो क्या लिखते हैं, इसकी थ्योरी लिखते हैं पूरा का पूरा। जब धनावेशित प्लेट, जब धनावेशित प्लेट ए के पास अन्य उदासीन प्लेट, अन्य उदासीन प्लेट बी को लाया जाए तो प्रेरण विधि द्वारा, तो प्रेरण विधि द्वारा प्लेट बी के आंतरिक भाग पर ऋणावेश तथा बाहरी भाग पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इस धनावेश को भू संपर्कित, इस धनावेश को भू संपर्कित करने पर हमें प्लेट बी पर, इस धनावेश को भू संपर्कित करने पर हमें प्लेट बी पर केवल ऋणावेश प्राप्त होता है, केवल ऋणावेश प्राप्त होता है। अतः ए व बी प्लेट समान क्षेत्रफल, समान क्षेत्रफल और कोष्ठक में कह सकते हैं, यहां पे आप आकार में भी लिख सकते हैं कि समान क्षेत्रफल, आकार, क्षेत्रफल भी समान है दोनों प्लेटों का, आकार भी इनका समान होगा। तो ए व बी प्लेट का समान क्षेत्रफल, आकार एवं आवेश भी समान परिमाण का, आवेश भी समान परिमाण का विद्यमान होगा, विद्यमान होगा। आवेशों की प्रकृति विपरीत होगी लेकिन आवेश का परिमाण क्या होगा, समान होगा। जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया इनका सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत क्या होगा, ऐसी दो प्लेटें जिस पर आवेश क्या होगा,
प्रकृति में विपरीत होगा लेकिन परिमाण में क्या होगा, समान होगा। तो ऐसा क्या कहलाएगा, संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। ये हो गया संधारित्र का सिद्धांत। और पहले क्या था, संधारित्र की परिभाषा, फिर संधारित्र का सिद्धांत। यह है संधारित्र का सिद्धांत। अब यहां पे संधारित्र के क्या उपयोग है, कि भाई संधारित्र है लेकिन इनका उपयोग क्या होगा। संधारित्र का उपयोग का मतलब क्या हो गया, ये आवेश ग्रहण करने की युक्ति है, यानी आवेशों को स्टोर कर सकते हैं। आवेश या फिर क्या कह सकते हैं, ऊर्जा को संग्रहित करने का उपकरण है या डिवाइस है। फिर दूसरा क्या होगा, इनका उपयोग और कहाँ होता है, विद्युत पंखे में होता है, और टेलीविजन में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है, यानी इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इनका संधारित्र का यानी कैपेसिटर का उपयोग होता है। विद्युत फिल्टरों में भी, विद्युत फिल्टरों का मतलब क्या हो गया, यदि आपको एसी करंट को डीसी में बदलना है तो उसमें भी क्या होता है, संधारित्र का उपयोग होता है। ये आप 13वें चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में आप पढ़ोगे संधारित्र क्या है, विद्युत फिल्टर क्या है, डिटेल में पढ़ोगे। अब है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र का मतलब देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र का मतलब यह हो गया कि ऐसी दो प्लेटें जिन पर आवेश की प्रकृति तो विपरीत है, लेकिन आवेश का जो परिमाण है वो समान है और एक दूसरे के समांतर रखी गई है, तो वो क्या कहलाएगी, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाएगी। अब यहां पे समझते हैं इनको कि क्या होता है। सबसे पहले इनका डायग्राम क्या होगा, डायग्राम को समझते हैं। ऐसी दो प्लेटें जिनका आकार भी समान है और इस पर जो आवेश की मात्रा है, इस पर जो आवेश होगा, एक पर तो क्या होगा, इसको ए प्लेट दे देते हैं, इसको बी प्लेट दे देते हैं, और इस पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा इस प्लेट के ऊपर समान रूप से वितरित, और इस साइड में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा समान रूप से वितरित। ये दो प्लेटें होगी, इनका क्षेत्रफल क्या है विद्यार्थियों, ए है, तो इनका भी क्या होगा ए, और ये अल्प दूरी पर हैं तो इन दोनों के मध्य की डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, डी डिस्टेंस मान लेते हैं विद्यार्थी। समांतर प्लेट संधारित्र का मतलब ये हुआ कि ऐसी दो प्लेटें जिनका आकार और क्षेत्रफल समान और उन दोनों पर आवेश की प्रकृति विपरीत, लेकिन मात्रा भी क्या होगी या परिमाण क्या होगा आवेश का, समान, और अल्प दूरी पर रखा जाए तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाएगी, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाएगी। चलो इनको लिखते हैं, क्या होगा, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति की दो आवेशित प्लेटों ए व बी को, प्लेटों ए व बी को अल्प दूरी डी पर रखा जाए, अल्प दूरी डी पर रखा जाए तो ऐसी व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है।
क्या प्यारे विद्यार्थी यहां तक समझ में आ चुका होगा? यानी इन दोनों पर आवेश विपरीत प्रकृति का है, परिमाण में समान है, अल्प दूरी पर रखा है, दोनों प्लेटों का जो एरिया है वो समान होगा, यानी आकार और आकृति समान होगा। यह इसमें विशेष ध्यान रखना है। यह है समांतर प्लेट संधारित्र। अब यहां पे इसमें पढ़ेंगे कि इन दोनों प्लेटों के मध्य कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसकी तीव्रता क्या है, यह हमारा टॉपिक होगा। यानी समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यानी हमारा ये जो संधारित्र है, इनके मध्य बिंदु पर अब यहां पे इसके मध्य बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी यहां पे विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी, ये इस दिशा में होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो इसके मध्य बिंदु पर यहां पर कोई बिंदु मान लेते हैं P बिंदु। इस पर हमें क्या ज्ञात करना है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यानी इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा वो हमें यहां पे पूछा गया है। यानी समांतर प्लेट संधारित्र ऐसी दो प्लेटें जिस पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश विद्यमान है, दोनों प्लेटों का आकार समान है, अल्प दूरी d पर रखा हुआ है, जी हाँ, के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यानी इसके मध्य बिंदु पर कई बिंदु हम P मान लेते हैं, उस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जी हाँ, समझते हैं इनको भी। अब यहां पे आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर, आपको मैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर लेके जा रहा हूं, और वो आपने सबसे पहले तो क्या पढ़ा था, आवेशों का वितरण पढ़ा। उसके बाद में आवेशों के वितरण के बाद में आपने गाउस का नियम पढ़ा, और फिर आपने डेरिवेशन किए थे। अनंत लंबाई के एक तार के कारण आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। फिर आपने अनंत लंबाई के आवेशित पट्टी का या चद्र के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की। यहां पे प्लेट है तो क्या होगा, सेकंड डेरिवेशन होगा। यानी आप यहां पे क्या कह सकते हैं, प्लेट ए के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होगा विद्यार्थियों, वो E1 बराबर क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन फर्स्ट, क्या आपने ये डेरिवेशन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? लास्ट में क्या प्राप्त हुआ था, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यदि बी प्लेट नहीं है तो R डिस्टेंस पर एक बिंदु P था, आपने एक डेरिवेशन किया था, याद कीजिए। तो E1 बराबर क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जी हाँ, प्लेट बी के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, बताइए क्या होगा प्लेट बी के कारण विद्युत क्षेत्र, वो हो जाएगा E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इनका भी सेम ही होगा, यानी प्लेट बी के कारण होगा वो भी ये सेम ही होगा। इक्वेशन नंबर क्या होगा, सेकेंड। अब यहां पे बात आती है कि परिणामी तीव्रता ए प्लेट के कारण उत्पन्न हो गया, बी प्लेट के कारण कितना उत्पन्न हो गया, दोनों आपने लिख लिया। अब परिणामी तीव्रता क्या होगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी तीव्रता होगी वो क्या होगी विद्यार्थियों, घटेगी कि जुड़ेगी, वो आपको यहां से देखना पड़ेगा। तो क्या होगा, यानी जब बिंदु P पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हो, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी ना, वो क्या होगी, बाहर की ओर, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर। आपने क्या पढ़ा होगा, आपने एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं वो आपने पढ़ी होगी। तो वो क्या थी, विद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव चार्ज के कारण ये हो जाएगी, आप क्या मान लो, इनके कारण है वो तो E1 हो गया, यानी E1 की दिशा हो गई
किसकी हो गई? E1 की हो गई। अब नेगेटिव चार्ज हैं तो नेगेटिव चार्ज में दिशा क्या होगी? अनंत से आवेश की ओर, यानी इनकी भी दिशा होगी वो एक ही दिशा में होगी, यानी इस दिशा में होगी, इस आवेश की ओर होगी विद्यार्थियों, वो होगी E2। यानी E1 और E2 की दिशा एक ही दिशा में है। इसका मतलब क्या होगा कि परिणामी तीव्रता जुड़ेगी, वो हो जाएगी E बराबर E1 प्लस E2। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, समीकरण 1 व 2 का मान इसमें रखिए, तो क्या प्राप्त होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम क्या आ गया? 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों समान हैं। ऊपर क्या हो जाएगा? सिग्मा प्लस सिग्मा, यानी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी हमें जो ई प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ? वो प्राप्त हो गया E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट का था तो वो क्या था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब दोनों प्लेटों के मध्य यदि आपको क्या पूछे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे, तो फिर वो क्या होगी? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे आपको विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो पता करना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज है उनके कारण बाहर की ओर, लेकिन आगे और नेगेटिव प्लेट है, तो उस बिंदु से क्या होगा? उस आवेश की ओर या प्लेट की ओर होगा। यानी दोनों E1 और E2 एक ही दिशा में हैं। जब एक ही दिशा में तीव्रताएं होगी तो जुड़ेगी, दोनों को जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्राप्त हो गया। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हो? क्या ये एक कोरेट मध्य बिंदु में होगा तभी होगा? नहीं, ये दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। चाहे यहाँ पे बिंदु हो, चाहे कहीं पे भी हो, लेकिन इन प्लेट के मध्य में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बिंदु होगा कोई तो फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, फिर वो संभव नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आप और क्या समझ सकते हैं कि यह तीव्रता दूरी एवं क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं है। यह तीव्रता दूरी एवं क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं है। अतः दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है विद्यार्थियों? एक समान होती हैं। क्या होती हैं? एक समान। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। दोनों प्लेटों के मध्य कहीं पे भी आप बिंदु लोगे तो तीव्रता क्या होगी? एक समान होगी। सही, कहीं पे भी आप बिंदु ले सकते हैं। यहाँ पे सही, यहाँ बिंदु ले लो, सही यहाँ बिंदु, कहीं पे भी ये P बिंदु ले लो, तो फिर तीव्रता क्या होगी? एक समान होगी। जी हाँ। अब यहां पर कि ये दूरी पर निर्भर नहीं करती हैं, तो ये किस पर निर्भर करती हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनके मध्य कहीं पे बिंदु होगा उस पर समान होगी, और इसकी प्लेटों का क्षेत्रफल चाहे कितना हो कोई निर्भर नहीं करेगा। अब यहां पे बात आती है, यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि ये आवेश क्या होगा? जो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर। लेकिन आप क्या देख पाते हो कि इनके जो किनारों पर है ना, विद्युत क्षेत्र की जो दिशाएं होगी वो कुछ ऐसी होगी, ये ऐसे रूप में होगा। यानी इन प्लेटों के जो सिरे होते हैं ना, प्लेटों के सिरों पर विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो एक सीधी रेखा नहीं होगी, वो वक्राकार होगी।
किस रूप में होगी विद्यार्थियों? वक्राकार होगी। तो यहां से मैं आपको पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनके मध्य बिंदु पर, दोनों प्लेटों के मध्य भाग पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। क्या होता है? एक समान। परंतु उनके किनारों पर, प्लेटों के किनारों पर विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं होता है, वो कुछ वक्र के रूप में होता है, जिसे क्या बोलते हैं? उपांत प्रभाव कहते हैं विद्यार्थियों। क्या कहते हैं? उपांत प्रभाव। यहां से वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूं विद्यार्थियों कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, और इनके सिरों पर विद्युत क्षेत्र ऐसे होता है कुछ। इसके अंदर तो क्या होगा? एक समान, लेकिन इनके किनारों पर क्या होगा? असमान होगा। तो यहां पे लिख ही लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के मध्य भाग में विद्युत क्षेत्र एक समान होता है, विद्युत क्षेत्र एक समान होता है, परंतु किनारों पर असमान, या किसके रूप में होता है? वक्र, असमान होता है, परंतु किनारों पर क्या होता है? असमान या वक्र के रूप में होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें उपांत प्रभाव कहते हैं, जिन्हें उपांत प्रभाव कहते हैं। ये आप थोड़ा फैक्ट ध्यान रखना इसमें कि इनको क्या बोलेंगे? उपांत प्रभाव बोलेंगे विद्यार्थी। क्या बोलेंगे? उपांत प्रभाव। इसके मध्य में तो कहीं पे भी देखोगे तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, लेकिन किनारों पर असमान होगी। उसी को क्या बोलेंगे? उपांत प्रभाव बोलेंगे। जी हाँ, ये हमारा टॉपिक कौन सा कंप्लीट होता है? समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य बिंदु पर क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो एक समान है। जी हाँ, अगला हमारा 2 पॉइंट है, वो क्या है उनको भी समझ लेते हैं। अब हमारा 2 एक क्वेश्चन है, उनको समझते हैं कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर है और विभवांतर 100 वोल्ट है, तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे? गिवन, क्या क्या आपको दिया गया है। यहां पे दिया है दोनों प्लेटों के मध्य, बात हो रही है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य की दूरी, यानी ये है दिया कि डी दिया है। क्या दिया विद्यार्थियों? डी दिया है। और डी दिया है तो ये डी कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 1 मीटर लिखोगे, क्योंकि इसमें मीटर में ही रखना है। जी हाँ, विभवांतर दिया है यानी V बराबर दिया है, वो दिया है 100 वोल्ट। ठीक है, और प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा? E कितना होगा? वो आपको ज्ञात करना है। क्या इन तीनों में कोई रिलेशन है? क्या इन तीनों में कोई रिलेशन का फॉर्मूला है? जी हां, आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है वो आपको बता देता हूं। यहां पे आपने पढ़ा होगा कि E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है V अपॉन डी। E बराबर क्या होता है? V अपॉन डी। आप यहां से और क्या देख पा रहे हो? यहां से आप देख पा रहे हो कि इनके मध्य और आप क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? एक तो E बराबर क्या प्राप्त हुआ? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्राप्त हुआ। और क्या लिख सकते हैं? E बराबर V अपॉन डी। ये किस किस के मध्य हैं? इनके दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर यानी विभव में अंतर,
और इन दोनों के मध्य डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, यदि इन दोनों के मध्य डिस्टेंस आप बढ़ा दोगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी, और यदि दूरी कम करके विभवांतर बढ़ा दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपने पहले भी सॉल्व किया होगा, एक डेरिवेशन है वो सॉल्व किया है आपने। अब यहां पे फॉर्मूला है E बराबर V अपॉन डी, तो रख लेते हैं। इसमें क्या होगा, V कितना है विद्यार्थियों, V यहां पे 100 है, अपॉन D कितना है, D भी 100 है, यानी ये क्या होगा, ये हो जाएगा वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर, 100 से 100 कैंसिल आउट। E बराबर क्या होगा 1, और ये हो जाएगा वोल्ट अपॉन मीटर, और यही क्या है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने ये वाला पहले ज्ञात किया था, डेरिवेशन था, ठीक है ना। दूरी के साथ विभव में अंतर यानी विभवांतर, तो ये वाला फॉर्मूला आपने पहले फाइंड किया था, इसमें रखा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त हो गई। ठीक, अब हमारा एक और क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल यहां पे दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना दिया है, 50 न्यूटन अपॉन कूलाम दिया है, 50 न्यूटन अपॉन कूलाम। आवेश की गणना करनी है। देखो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता है, लेकिन आप पहले से ही आप दिमाग के अंदर बैठा देते हो कि नहीं इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये नहीं होगा, चलो आगे थ्योरी वाला करते हैं। सबसे सिंपल होता है तो वो क्वेश्चन ही होते हैं विद्यार्थियों। तो यहां पे बात हो रही है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है। तो जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। क्षेत्रफल दिया है, इसका मतलब A बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इनको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, यदि आप 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो तो किसका भाग देते हो, 100 का भाग। लेकिन आप सेंटीमीटर स्क्वायर को कर रहे हो तो डबल 100 का भाग देना पड़ेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा जो एरिया प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 10 की पावर -2। ये 10 की पावर 2 होगी, हर के अंदर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, ये मीटर स्क्वायर। अब ये क्या प्राप्त हुआ, ये हमें क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। जी हाँ, अब यहां पे क्या दिया है, और दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र दिया है, यानी E दिया है 50 न्यूटन अपॉन कूलाम, 50 न्यूटन अपॉन कूलाम। क्या E और A में कोई संबंध है, और आगे आवेश की मात्रा पूछा है, यानी आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है वो है आवेश की मात्रा। क्या क्षेत्रफल और तीव्रता से संबंधित कुछ है, हाँ। समांतर प्लेट संधारित्र की बात आते ही आप क्या जानोगे, दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यह आपने ज्ञात किया है, एक समान विद्युत क्षेत्र, लेकिन सिग्मा नहीं दिया है। यहां पे क्या दिया है, यहां पे दिया है A। तो आपने पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा पढ़ा होगा। एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होगा, एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होगा वो क्या कहलाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो E बराबर सिग्मा की जगह क्या रखेंगे, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। हमें Q ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, Q ज्ञात करना है, तो इनको भेज दीजिए यहां पे। तो Q बराबर हमें जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ वो हुआ A एप्सिलॉन नॉट E। चलो अब वैल्यू रख दीजिए। A कितना है, A कितना है 10 की पावर -2। जी हाँ, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है विद्यार्थियों, यह होता है निर्वात की विद्युतशीलता, जो होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब मुझे इनका मात्रक क्या होगा वो बता दीजिए प्यारे विद्यार्थी।
मात्र क्या होगा, आपने पढ़ा होगा F बराबर क्या था, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। तो K का तो क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। तो इनका क्या बनेगा, कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। जी हाँ, ये रख लीजिए। इसमें तो क्या होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू ई का मान दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कितने दिए 50 न्यूटन अपॉन कुलाम, ये रहा 50। अब इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा विद्यार्थी। अब यहां से आप सबसे पहले क्या देख पा रहे हो, 8.85 इंटू आप यहां पे लिख लीजिए 5 अलग कर लीजिए। ये देखो क्या बनेगा, ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा 1 0 से, तो क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, वो इसमें ऐड हो जाएगा तो 10⁻⁻13 बन जाएगी। ठीक है, अब यहां पे इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए तो क्या होगा, ये हो जाएगा 25, यहाँ पे 2 होगा, फिर 40 और 2 42 होंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे और 40 और 4 44, पॉइंट के बाद में 2 अंक यानी 44 पॉइंट होंगे, और गुणा के अंदर क्या हो जाएगा 10⁻⁻13। और यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, आवेश है तो यहाँ पे क्या होगा कुलाम होगा, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा विद्यार्थी। यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये आवेश की मात्रा प्राप्त होती है। अब हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे विद्यार्थियों। क्या होता है पहले इनका डायग्राम से समझते हैं। अब हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र व्युत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले इनका डायग्राम बनाते हैं, क्या होता है। ये हो गई प्यारे विद्यार्थियों 2 प्लेटें, एक को नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी नाम। ये ए प्लेट, ये है बी प्लेट, एक पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे ये इनका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा विद्यार्थियों, ए होगा। इन दोनों के मध्य की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, डी मान लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। इनसे पहले वाले आपने पेज में क्या किया था, उसमें आपने इनके मध्य बिंदु पर तीव्रताओं का सूत्र व्युत्पन्न किया था, वो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्राप्त हुआ। लेकिन इसकी धारिता क्या होगी, इस धारिता का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे विद्यार्थी। यहाँ पे धारिता का सूत्र कैसे व्युत्पन्न होगा समझते हैं इनको। यहाँ पे जो विद्युत बल रेखाएं हैं उनकी दिशा क्या होगी, यहां से आप देख पा रहे हो कि दिशा होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक समान रूप से। लेकिन यहां पे इनके जो केंद्र पर होगी ना, यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इनके जो सिरों पर होगी वो क्या होगी, वक्र के रूप में होगी। ठीक, अब यहाँ पे धारिता का सूत्र व्युत्पन्न करना हमें, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले धारिता का सूत्र व्युत्पन्न करने से पहले इनके कहीं पे भी बिंदु पर आप क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, दोनों प्लेटों के मध्य, दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आपने अच्छे से जाना होगा विद्यार्थियों, वो होता है
E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन क्या दे देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। जी हाँ, अब यहां पे बात आती है कि ये प्लेट है, इस पर आवेश आप क्यों दे रहे हो, तो पृष्ठ आवेश घनत्व से भी क्या होगा, ये तो बात हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब यहां पे बात होती है पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से। तो पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से, पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा क्या होती है विद्यार्थियों, सिग्मा इजिकल टू क्या होगा, Q अपॉन ए। सिग्मा इजिकल टू क्या होगा, Q अपॉन ए। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां से सिग्मा का मान किस में रख लो, समीकरण 1 में, यानी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से सिग्मा का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों, E बराबर प्राप्त होगा, सिग्मा की जगह Q अपॉन ए रखेंगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं, ये हो गई समीकरण 3 प्राप्त, यानी ये भी E बराबर ही प्राप्त हुई। अब आप किन किन के मध्य आप संबंध पढ़ के आ चुके हो, यानी E बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, E बराबर होता है V अपॉन डी। E बराबर क्या होता है, V अपॉन डी। तो V बराबर क्या होगा, E गुणा डी। इनको इस साइड में भेज दो, ये इक्वेशन 4 हो गई। अब ये E का मान किस में रखना है, E का मान समीकरण 4 में रखना है। समीकरण 3 से, समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर तो क्या प्राप्त होगा, यहां पे V बराबर प्राप्त होगा, E का मान यह है ना, ये यहां पे रखना है तो ये हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये तो E का मान हो गया, और गुणा में यहां पे क्या है, D गुणा में है, और ये इक्वेशन हो गई 5। ये हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें ये विभवांतर प्राप्त हो गया विद्यार्थियों। लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है, आपको धारिता ज्ञात करनी है। तो धारिता का फॉर्मूला क्या होगा, धारिता का फॉर्मूला क्या होगा विद्यार्थियों, तो यहां पे क्या लिखेंगे, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से। धारिता की परिभाषा क्या होगी, C बराबर Q अपॉन V। C बराबर क्या होगा, Q अपॉन V। तो यहां पे क्या लिखेंगे, V का मान रखने पर, V का मान रखने पर, और V का मान रखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, V का मान आपको क्या प्राप्त हुआ, Q D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा, Q D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब Q से ये Q कैंसिल आउट हो गया, Q से Q कैंसिल आउट, तो C बराबर क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यानी आपको फाइनली क्या प्राप्त हुआ, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ, और यही क्या है, यही क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या प्यारे विद्यार्थी, यहां तक आपको समझ में आ चुका है। डी क्या होगा, डी होगा दोनों प्लेटों के मध्य, दोनों प्लेटों के मध्य दूरी, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी। ए क्या होगा, ए होगा प्लेटों का क्षेत्रफल, दोनों का समान होगा, अलग अलग नहीं होगा। और एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, यानी ये तो है प्लेटों का क्षेत्रफल, और एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता।
निर्वात की विद्युतशीलता का मतलब इन दोनों प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा हुआ है। तो ये हमें फॉर्मूला प्राप्त हुआ, वो C बराबर क्या प्राप्त हुआ, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। जी हाँ, क्या यहां से आप ये बता सकते हैं कि A और D का C पर क्या प्रभाव पड़ेगा? A और D का C पर क्या प्रभाव पड़ेगा विद्यार्थियों? यानी D क्या दिखाई दे रहा है, हर में दिखाई दे रहा है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है, और A क्या है, समानुपाती। जब प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता बढ़ जाएगी, और दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी घटेगी तो धारिता बढ़ जाएगी। इनको भी आगे और डिटेल में समझते हैं। ये हमारा जो डेरिवेशन था क्या, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो क्या प्राप्त हुई, इसमें क्या क्या यूज हुआ, इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पृष्ठ आवेश घनत्व, और ये संबंध ई वी और डिस्टेंस में संबंध, फिर धारिता की परिभाषा, इसमें वैल्यू रखी और हमें धारिता का सूत्र प्राप्त हुआ। वो क्या प्राप्त हुआ, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। जी हाँ, आगे हमारा क्या पॉइंट, अगला पॉइंट है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी धारिता को और कौन कौन प्रभावित कर सकता है, उनके कारक। चलो इनको समझते हैं। सबसे पहले वापस फॉर्मूला लिख लेते हैं। C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और ये फॉर्मूला कब कार्य करेगा, ये फॉर्मूला विद्यार्थियों कब कार्य करेगा, जब प्लेटों के मध्य कोई माध्यम न हो, कोई माध्यम नहीं है, केवल निर्वात है, या हवा कह सकते हैं, वायु, तो उनके लिए यह फॉर्मूला कार्य करेगा। यदि इसमें यह फॉर्मूला कब कार्य करेगा, यानी यहां पे K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, यानी यह फॉर्मूला कब कार्य करेगा, जब प्लेटों के मध्य कोई माध्यम हो, यानी परावैद्युत पदार्थ भरा हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो, यानी दोनों प्लेटों के मध्य कुछ ऐसा पदार्थ रख देते हैं, परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यानी ऐसे पदार्थ जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत प्रभाव उत्पन्न करे। जब विद्युत क्षेत्र में नहीं है तो एक कुशाल्य की भांति कार्य करेगा, जब उन्हीं को विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उनके अणु एक्टिव हो जाएंगे, यानी द्विध्रुव का निर्माण कर देंगे। पदार्थ भरा होगा तो ये फॉर्मूला कार्य करेगा। अब हमारा टॉपिक क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक में आप क्या लोगे, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको कि कारक का मतलब यहाँ पे क्या होगा, C समानुपाती K होगा, यानी परावैद्युत पदार्थ जितना अधिक भरोगे धारिता उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। यानी यदि K बराबर हो, यहाँ पे 1 रखा है, इसका मतलब किसके लिए बन जाएगा भाई, K है तब तो क्या होगा, परावैद्युतांक पदार्थ भरा होगा, तब ये फॉर्मूला कार्य करेगा। जब K का मान 1 रखोगे तो ये वाला फॉर्मूला वापस बन जाएगा, यानी कोई माध्यम नहीं रखा होगा, निर्वात की कंडीशन में ये फॉर्मूला कार्य करेगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या बता सकते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप ये बता सकते हैं कि C समानुपाती A का मतलब क्या हुआ, अर्थात प्लेटों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा
प्लेटों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा तो धारिता भी क्या हो जाएगी, धारिता भी उतनी ही अधिक होगी। जितना प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक होगा धारिता उतनी भी क्या हो जाएगी, अधिक होगी। जी हाँ, पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या बता पा रहे हो, और क्या बता पा रहे हो कि सी व्युत्क्रमानुपाती ए यानी सॉरी डी, सी व्युत्क्रमानुपाती डी यानी दोनों प्लेटों के मध्य की जो डिस्टेंस, यदि आप क्या करोगे, डिस्टेंस कम करोगे तो फिर धारिता बढ़ेगी। यानी यहां पे आप क्या लिखोगे, अर्थात प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य दूरी कम करने पर, दूरी कम करने पर, दूरी कम करने पर धारिता क्या होती है, धारिता बढ़ जाती है। धारिता कम करोगे दूरी कम करोगे तो धारिता बढ़ जाएगी। ये दो कॉन्सेप्ट हो गए। और आप क्या बता सकते हैं, के के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं। यानी परावैद्युत पदार्थ यदि आप भर लोगे, यदि आप परावैद्युत पदार्थ भरोगे तो भी धारिता क्या हो जाएगी, तो भी धारिता बढ़ जाएगी। यानी ये भी आप कॉन्सेप्ट यहां पे लिख सकते हैं। क्या लिखोगे थर्ड में, यानी C समानुपाती के, C समानुपाती के इसका मतलब परावैद्युत पदार्थ भरने पर, परावैद्युत पदार्थ भरने पर धारिता बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है? यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कौन कौन प्रभावित कर सकता है? पहला तो है प्लेट का क्षेत्रफल, यदि क्षेत्रफल कम रख लिया तो धारिता कम हो जाएगी, क्षेत्रफल अधिक होगा तो धारिता बढ़ जाएगी। सेकंड क्या है, प्लेटों के मध्य की दूरी यदि कम है तो धारिता बढ़ जाएगी, दूर होगी तो धारिता घट जाएगी। और एक परावैद्युत पदार्थ पर, इसके बीच में कोई भी परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उस कंडीशन में धारिता बढ़ जाएगी। जी हाँ, अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, अच्छा डेरिवेशन है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। देखो प्लेटों के मध्य किस कंडीशन में आप परावैद्युत पदार्थ भर सकते हैं, या तो आप निर्वात था पहले कुछ पदार्थ आंशिक रूप से भर लिया, या पूर्ण रूप से दोनों प्लेटों के बीच में क्या भर लिया, परावैद्युत पदार्थ भर लिया। समझते हैं इनको डिटेल में क्या होता है। ये ए प्लेट है, ये है बी प्लेट। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी ये होगा प्लस क्यू, और इनको देंगे नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर चार्ज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब यहां पे ये क्या पूछा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, इसके अंदर कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, अब ये कोई परावैद्युत पदार्थ है,
परावैद्युत पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जिनको विद्युत क्षेत्र में रखने पर ही विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब इसको मान लेते हैं कि ये कितनी मोटाई का है, यह है टी मोटाई का। कितनी मोटाई का? टी मोटाई का। दोनों प्लेटों के मध्य की जो डिस्टेंस है वो क्या है? डिस्टेंस डी है। डिस्टेंस क्या है विद्यार्थियों? डी है। तो मुझे ये बताइए कि इनके बीच जो इन दोनों प्लेटों के बीच में जो वायु का स्थान है वो क्या बनेगा? डी माइनस टी बनेगा। क्या बनेगा? डी माइनस टी। चलो अब यहां पे कोई बिंदु होगा ना, उनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या मान लेते हैं? ई आउट मान लेते हैं या ई मान लेते हैं। इसके अंदर कोई बिंदु होगा तो आप विद्युत क्षेत्र क्या मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर है तो आप इसके अंदर बिंदु पर क्या मान लेते हैं? ई एम मान लेते हैं या फिर ई एम ही मान लेते हैं। चलो ई एम। और ये क्या होगा? ई आउट या ई ओ ले लेते हैं। जी हाँ, ई एम तो क्या हो गया? जो परावैद्युत पदार्थ भरा है ना उनके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ई ओ क्या होगा? इस परावैद्युत पदार्थ के बाहर कहीं पे भी बिंदु होगा तो वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। बहुत सिंपल। अब यहां पे बात आ रही है कि आपको ज्ञात क्या करना है? धारिता ज्ञात करनी है। इसमें भी अच्छा डेरिवेशन है, आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट से। तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं सबसे पहले ज्ञात कर रहे हैं, वो क्या होगी उनको समझते हैं विद्यार्थी। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि परावैद्युत पदार्थ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परावैद्युत पदार्थ के लिए क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परावैद्युत पदार्थ में हमने क्या माना? ई एम माना। क्या माना? ई एम माना। लेकिन आप यहां पे क्या बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है? दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन क्या है? एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये फॉर्मूला किसका था? दोनों प्लेटों के मध्य कोई माध्यम रखा हुआ नहीं है निर्वात की कंडीशन में, लेकिन इसके बीच में ये परावैद्युत भरा हुआ है पदार्थ, यानी आपको यहां पे के लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? के। ये इक्वेशन फर्स्ट। जी हां, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। के क्यों लगाया? क्योंकि इस टी मोटाई की जो पट्टिका है ना उसकी बात कर रहे हैं। आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, इसकी बात हो रही है। अब यहां पे क्या लिखेंगे? परावैद्युत पदार्थ के अलावा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा विद्यार्थियों? तो वो ई ओ होगा और वो क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। समीकरण नंबर 2 आपने पहले भी ज्ञात किया, यानी ई ओ बराबर क्या होगा या ई आउट भी कह सकते हैं, वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जी हाँ, दोनों हमें क्या प्राप्त हो गया कि इस पट्टिका के अंदर कोई बिंदु होगा तो वहां पे ये होगा क्योंकि परावैद्युत पदार्थ हो जाएगा, और जब नहीं है बाहर बिंदु कहीं पे भी आप लोगे तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला कार्य करेगा। जी हाँ, दोनों लिख लिए। अब आपने क्या पढ़ा होगा? यानी V इजिकल टू क्या होता है? V इजिकल टू होता है जो, या E इजिकल टू क्या होता है विद्यार्थियों? मुझे ये बताइए कि E बराबर क्या होगा? E बराबर होता है V अपॉन डी। जी हाँ, क्या होता है? E बराबर V अपॉन डी। इनसे आप V बराबर क्या लिख पाओगे? तो ये E और D लिख पाओगे, बाकी तो क्या लिखोगे?
डी का इस साइड में गुणा कर लीजिए। यानी आपको दिमाग के अंदर क्या रखना है कि कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ टोटल इन दोनों प्लेटों के मध्य, कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ है। तो यहां पे बात कर रहे हैं सबसे पहले परावैद्युत पदार्थ के कारण। परावैद्युत पदार्थ के कारण, परावैद्युत पदार्थ के कारण उत्पन्न विभवांतर। इन परावैद्युत पदार्थ के कारण कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, तो V बराबर फॉर्मूला क्या है, ई डी। अब आप देख सकते हैं कि ई क्या है, ये रहा ना ई, इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ये वाली, यानी V बराबर ई की जगह आप क्या लिखोगे, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। क्यों लिखा, पता चल गया होगा, क्योंकि इसके अंदर जो परावैद्युत पदार्थ है ना, इसके अंदर कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो V बराबर ई डी होता है। अब मुझे ये डिस्टेंस बताइए क्या होती है, तो डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पे T। जी हाँ, ये समीकरण नंबर आप क्या दे दीजिए, थर्ड। केवल E की जगह लिखा ये वाला, क्योंकि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र ये होता है। और डी का मतलब इनकी मोटाई कितनी है या डिस्टेंस कितनी है, वो है टी मोटाई की हमने माना। समीकरण नंबर क्या आ गई, थर्ड समीकरण हो गई। अब मुझे ये बताइए कि परावैद्युत पदार्थ के अलावा क्या होगा विभवांतर। यहां पे आप क्या कह सकते हैं, शेष विभवांतर। शेष विभवांतर, तो शेष विभवांतर क्या होगा, इसको V1 दे देते हैं और V2 दे देते हैं। शेष विभवांतर को क्या होगा, वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाला। यानी बाहर बिंदु पर विभवांतर कितना होगा, ये होगा। और डिस्टेंस क्या होगी, मुझे तो ये बता दीजिए। पूरी डिस्टेंस है वो तो क्या है, डी। टी मोटाई का निकाल दो, शेष बचेगा ये डिस्टेंस, यानी डी में से टी को कैंसिल आउट कीजिए और हमें प्राप्त हो जाएगा शेष स्थान, यानी जहां पे वायु या निर्वात है ना, वहां पे विभवांतर। समीकरण नंबर 4। अब मुझे ये बताइए कि कुल विभवांतर क्या होगा। कुल विभवांतर क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2। V बराबर V1 प्लस V2 क्या होगा, V1 कितना है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे T प्लस यह है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। वापस देख लेते हैं एक बार, क्या यही है ना दोनों, जी हाँ। इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, यहां पे प्राप्त हो गया T बट्टा के प्लस D माइनस T। जी हाँ, सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा होता है Q अपॉन A। क्या होता है, Q अपॉन A। तो V इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा T अपॉन K प्लस D माइनस T। ये V का मान प्राप्त हो गया। इसको इक्वेशन 5 दे दो। जी हाँ, समीकरण 5 तक हमें समीकरण 5 क्या प्राप्त हुआ, विभवांतर प्राप्त हुआ। लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है, आपको यहां से क्या ज्ञात करना है, परावैद्युत माध्यम भरा हो तो धारिता ज्ञात करनी है। जी हाँ, धारिता ज्ञात करनी है। तो धारिता का फॉर्मूला क्या होगा, वो ही लिख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो क्या लिखेंगे, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से क्या होगी धारिता की परिभाषा, C बराबर होता है Q अपॉन V। C बराबर Q अपॉन V। अब ये V का मान यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, Q अपॉन, और V का मान यहाँ पे क्या होगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा,
इनको पहले लिखो या बाद में लिखो, बीच में प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको आप ये लिख लो साइड डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन के, टी अपॉन के। क्यू से क्यू कैंसिल आउट, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, और ये वाला भाग है ऊपर जाएगा तो हमें सी बराबर प्राप्त हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन के। और यही क्या है, यही है धारिता। जब दोनों प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से क्या भरा हुआ है, आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला होगा। क्या होगा, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। जी हां, जहां ए क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात या उस परावैद्युत पदार्थ के अलावा जो शेष भाग होगा ना उनकी विद्युतशीलता। डी क्या है, दोनों प्लेटों के मध्य की डिस्टेंस है। टी क्या है, टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ है। और के क्या है, परावैद्युतांक है, उस पदार्थ का परावैद्युतांक। ये फॉर्मूला कंप्लीट होता है। आंशिक रूप से है तो यहीं से आप क्या देख सकते हैं, इन्हीं का एनालिसिस करते हैं फॉर्मूले का, तो क्या होगा विद्यार्थियों, फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। जी हां, यही प्राप्त हुआ। क्या यहां से आप ये बता सकते हैं कि यदि इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आगे सॉल्यूशन कर रहे हैं, यदि इसमें पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो क्या होगा। आंशिक का मतलब क्या होता है पता है विद्यार्थियों, यानी कुछ अंश में क्या है, परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। लेकिन पूर्ण रूप से भरा हुआ है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो क्या होगा, उनको भी समझते हैं विद्यार्थियों। क्या होगा, फर्स्ट, यदि पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो पूर्ण रूप से, इसका मतलब आप जान चुके होंगे कि पूर्ण रूप से का मतलब क्या हो जाएगा। यहीं पे आप समझ लोगे क्या होगा विद्यार्थियों। पूर्ण रूप से है इसका मतलब क्या आपको समझा देता हूं। पूर्ण रूप से है इसका मतलब ये है कि इसके बीच में कुछ भी जगह नहीं है, ये पूरा का पूरा यहां पे भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा ये भरा हुआ है, इनके बीच में कुछ भी खाली स्थान बिल्कुल नहीं है। ये होता है पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो आप क्या देख सकते हैं कि आपने क्या माना कि ये डी मोटाई का था, लेकिन परावैद्युत पदार्थ टी मोटाई का था। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी आप क्या लिखोगे, टी बराबर डी लिखोगे। टी बराबर क्या लिखोगे, डी लिखोगे, क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे। पूर्ण रूप से भरा होगा तो इसमें रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जगह टी रख लो या टी की जगह डी रख लो, कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डी माइनस टी की जगह भी डी लिखेंगे, प्लस टी की जगह डी लिखेंगे, अपॉन में के है, ये डी से डी कैंसिल आउट। क्या प्राप्त हुआ विद्यार्थियों, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी अपॉन के। क्या देख पा रहे हो, यहां से आप देख पा रहे हो कि ये जो के है वो ऊपर जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्या ये फॉर्मूला आपको पहले नहीं लिखवाया था, जी हाँ लिखवाया था ना। क्यों, क्योंकि निर्वात होगा तो के का मान 1 होगा, यानी दोनों प्लेटों के मध्य कुछ भी पदार्थ भरा हुआ नहीं है, यानी ओनली फॉर क्या है, निर्वात या फिर हवा कह सकते हैं। उस कंडीशन में फॉर्मूला हो जाएगा ये फॉर्मूला हो जाएगा। केवल के की वैल्यू 1 रखोगे, के की वैल्यू 1 रखोगे और ये बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला।
जब माध्यम भरा होगा पूर्ण रूप से तो ये वाला फॉर्मूला कार्य करेगा, जब निर्वात होगा, निर्वात, उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला कार्य करेगा। यह हमारा टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। होपफुली आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। कुछ भी डाउट लगे तो कमेंट के जरिए बता सकते हैं। नेक्स्ट, अब संधारित्रों का कहां पे उपयोग है? आपने क्या पढ़ा? संधारित्र पढ़ा, संधारित्रों के क्या उपयोग हैं और समांतर प्लेट संधारित्र क्या हैं, उनके सिद्धांत क्या हैं, अच्छे से पढ़ के आ चुके हो। इन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किए। अब एक संधारित्रों का संयोजन, कि अभी एक संधारित्र वो था, अब संधारित्र एक ये, फिर साथ में और जोड़ो, तो कैसे जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, जोड़ने का क्या फायदा है? सबसे पहले फायदा क्या है? उच्च धारिता प्राप्त करना। पहले धारिता कम होती है, जब उनका संयोजन करेंगे या तो श्रेणी क्रम या समांतर क्रम जोड़ेंगे तो धारिता में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो संयोजन का मुख्य कारण क्या है? धारिता को बढ़ाना, धारिता को बढ़ाना। और सेकंड क्या है? कार्य को नियंत्रित करना। कार्य को नियंत्रित करना इसका मतलब क्या है? आवश्यकता अनुसार वोल्टेज बढ़ाना या घटाना, वो होगा कार्य को नियंत्रित करना। ये बातें हो गई उनके संयोजन की। तो प्यारे विद्यार्थियों, होपफुली आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट भाग में हम समझेंगे इनका संयोजन, यानी संधारित्रों का संयोजन किस प्रकार का होगा, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, समांतर क्रम संयोजन क्या है, और क्वेश्चन आंसर को भी आगे समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।